अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे पास थोड़े से टॉपिक्स हैं, उन पे हम डिस्कस करेंगे। आज के मेहमान हैं असगर साहब हैं, मज़्ज़र साहब हैं। हमारा है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ये हमारा पहला टॉपिक होगा। उसके बाद दूसरा, तीसरा। पहले तो हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी में गल कर लेते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी में ये है कि वो तकरीबन $32 बिलियन की हमें वहाँ से फंडिंग भेजते हैं। तो उसके लिए जो है उनका वोट का हक देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अब इसमें 2 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले मैं असगर साहब से कहूँगा कि वो बताएंगे कि इनका जो है क्या पॉइंट है कि जो बाहर से लोग पैसे भेजते हैं तो उनको हमें वोट का हक देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ताल्लुक है तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं और उनके जो फॉरेन रेमिटेंस हैं उनकी वजह से मुल्क जो सा माशी तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा सर्वाइव करता है। जहाँ तक उनकी वोटिंग का ताल्लुक रह गया है तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए आप मखसूस नशिस्तें मुकर्रर कर लें, मसलन 15, 20, 25 जो भी हैं उनके लिए कर दें कि उनको इलेक्शन लड़ें। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर से बैठ के उनकी वोटिंग हो और उनकी नुमाइंदगी हो पूरा पाकिस्तानी असम्बलियों में, नेशनल असम्बली में हो, सेनेट में हो, सूबाई में हो। इस तरह से वो ज़्यादा अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि आप मुखालफत कर रहे हैं इस चीज़ की कि उनको जो वोट उनका आए तो वो उनमें पार्टीज़ में ऐड ना हो, वो एक अलग ही चीज़ बन जाए। एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर लड़े, पोलिटिकल पार्टी की तरफ से भी लड़ सकते हैं, कैंडिडेट बन ये मौक़िफ़ इनका मज़्ज़र साहब का तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्यों जी मज़्ज़र साहब, थोड़ा है? मेरे हिसाब से तो ये जो असगर साहब बात कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। एक बात जो उनकी पहली बात है, मैं एग्री करता हूँ कि ओवरसीज़ को वोटिंग देनी चाहिए, लेकिन ये अलग पार्टी बना के 15 नशिस्तें, ये जो है ये सब मेरे हिसाब से आप चाहते हैं कि उसमें सारे ऐड हों। मैं चाहता हूँ कि एक पार्टी जैसे है, जैसे हम पाकिस्तानी आप लोग यहाँ वोट देते हैं, इसी तरह ओवरसीज़ भी इसी तरह वोट दें। इसी तरह वोट। जहाँ तक ताल्लुक ओवरसीज़ की फंडिंग का है तो ये वाहिद मुल्क है जो ओवरसीज़ फंडिंग पे पल रहा है। असूलन में हमें ओवरसीज़ फंडिंग तो हमें करनी भी नहीं चाहिए। इस मुल्क को खुद से अपने बाकी चीज़ों में चीज़ें करनी चाहिए। ओवरसीज़ पे आपको वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया की कोई भी और मुल्क जो है वो ओवरसीज़ फंडिंग पे नहीं चलता। ओवरसीज़ फंडिंग हो रही होती है। आप अपने पड़ोस में इंडिया का ले लें। तो वोटिंग के बारे में क्या कहेंगे आप? वोटिंग के बारे में ये कहूँगा कि उनको फुल वोट देना चाहिए जिनके पास शनाख्ती कार्ड है। अच्छा। और उनको पार्टी वाइज ही वोट देना चाहिए, पार्टी वाइज देना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए जो जिस पार्टी को दे रहे हैं और उस पार्टी को आपकी जो जैसे हम यहाँ वोट देते हैं एग्जैक्टली सेम वे उनको वहाँ वोटिंग होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा मेरा ये था क्वेश्चन कि जो ये हमारे यहाँ बेईमानी के ये वोटिंग में जो वोट्स होते हैं इसमें बेईमानी, इलेक्शन में बहुत ज़्यादा बेईमानी होती है। तो इसके लिए जो EVM मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये काफ़ी अरसे से इस पे चल रहा है इमरान खान का मौक़िफ़ कि ये मशीन होनी चाहिए ताकि ये सारी बेईमानी ख़त्म हो। तकरीबन 160 तो पहले ही ये मिल गई हुई हैं कि इस तरीके हो सकते हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो असगर साहब कहते हैं कि नहीं, ये वाली चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए कि बाहर की जो ये वोटिंग मशीन, जो पुराना देसी तरीका वही ठीक है। क्यों जी, ऐसे ही कहते हैं आप? मैं ये कहता हूँ ये एक टेक्नोलॉजी आपने इंट्रोड्यूस करवानी है। इसके लिए ये है कि ग्रेजुअली इसमें आया जाए, पहले कुछ इलाकों को मखसूस किया जाए, वहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर आप एकदम से पूरे मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को कर देते हैं, ना आपके पास ट्रेन स्टाफ है, ना आपके पास उस टेक्नोलॉजी के जो है उसके जानने वाले हैं, ना आम लोगों को पता है कि इसको कैसे यूज़ करना है, ना आपके पास जो नेटवर्क सिस्टम है वो इतना पावरफुल है। इसके ये है कि उस पर ग्रेजुअली कुछ इलाकों में इंट्रोड्यूस करवा के उसको एक्सपेरिमेंट करके पहले देखना चाहिए। पहले बल्दियाती इलेक्शन जो हो रहे हैं उसमें इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए था, उसका रिज़ल्ट देखना चाहिए था, इसमें क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या इसमें से अच्छाइयाँ हैं। फिर उसके बाद ग्रेजुअली जो बड़े शहर हैं उसमें आना चाहिए। एकदम से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि आप समझते हैं कि बहुत मुश्किल चीज़ है। इसके लिए टाइम टेकिंग हो क्यों ये मज़्ज़र साहब, आप भी यही समझते हैं कि ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ है कि मेरे हिसाब से तो ये सबसे ईजीएस्ट थिंग ऑन द प्लैनेट, कि ये आसान चीज़ है, सबसे आसान चीज़ है इंडिया में हो रही है। सबसे पहले तो ये कि इसमें आपने जो धांधली होती है वो आप तकरीबन 90% 90+% आप उसको एलिमिनेट कर देते हैं।
और अगर ऑनलाइन आप नहीं भी करना चाहें तो हमारे अमेरिका में बड़ा अच्छा सिस्टम है। हर पोलिंग में बैलेट पेपर्स भी होते हैं और आप लोगों ने कभी, पता नहीं आप लोगों ने याद है, को टेस्ट दिए होते हैं जिसमें वो ABCD होता है, उसको आप डाक करते हैं, वो मशीन में स्कैन करते हैं, आपका रिजल्ट जो है वो 2 मिनट में। हाँ, वो तो आसान ही हो गया ना। उसमें एक तरीका ये है ना कि आप बैलेट है आपके पास, आपने उस पर वो मार्क किया, साइन है जो भी है, बंडा है, शेर है, कुत्ता है, जो भी है, उसको आपने स्कैन किया, वो उसमें स्कैन करके मशीन, अब वो मशीन जो है वो प्लग इन नहीं होती है, अच्छा, इंटरनेट में प्लग इन नहीं होती है। वो मशीन एक सिर्फ मशीन है जिसका काम है बैलेट पेपर को स्कैन करना, बैलेट पेपर को अंदर रखना। अच्छा, आप क्या समझते हैं जी कि इसमें कोई बेईमानी भी हो सकती है? इसमें बेईमानी हो सकती है। इसमें देखें ना, आम बंदे को टेक्निकली से पता नहीं चलता कि मैंने डॉट को लगाना है, गलत लगाना है, सो उसको एजुकेशन नहीं है उसके पास, उसमें नहीं तो वो तो उसमें भी है, कागज में भी है, उसमें सिंपल सिंबॉलिक सिंबल बने होते हैं, उसके ऊपर स्टैम्प करना होता है। वो तो आम बंदे को पता है मैंने स्टैम्प करना है, या डॉटिंग के ऊपर करना है, या उसमें जो बैलेट उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में सिंपल होते हैं। असगर साहब से मैं इस बात पे पूछता हूँ कि जो स्टैम्प होना होता है, आपने लास्ट इलेक्शंस में हाल देखा जो डबल स्टैंपिंग हुई है, उसमें भी होता है ना, तो वो एक चीज जो बनती है वो खराब होती है। ये है कि जब आप मैनुअल तरीके से आप कहते हैं कि उसमें वाईफाई का या इंटरनेट का सिस्टम नहीं होता है, उसमें फिर आप उसमें मैनुअल तरीके से आप उसमें काउंटिंग के लिए जाते हैं। जब उसमें बैलेट पेपर होता है, उसमें जब आपने वोटिंग मशीन में डालना होता है, उसका रिजल्ट जब निकलना होता है, वो भी इंसानों के हाथ में होगा ना, उसमें भी पॉसिबिलिटी है कि वो कर लेंगे, उसमें हेरा फेरी कर लेंगे। क्योंकि इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में 30 से 35 साल का अर्सा लगा इसको पूरे मुल्क में राइज करने के। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है पहले अपने लोकल सिस्टम में, लोकल गवर्नमेंट के, फिर उसके बाद उन्होंने सूबाई असम्बली में किया, फिर नेशनल असम्बली में किया। इस तरह से आने के बाद 30-35 साल के बाद अब वो आके इस मुल्क में हुआ है, अब वो आके इस पोजीशन में हुआ है कि वो पूरे मुल्क में उसने सिस्टम राइज किया है। हमारे यहाँ ये कैसे पॉसिबल है कि बलूचिस्तान का लसबेला, सिंध का जाम, क्या कहते हैं, ठट्टी का इलाका, मिट्टी का इलाका, पंजाब का राजनपुर का इलाका, वहाँ का एक रहने वाला बंदे को पता होगा यार मैंने कैसे डॉटिंग करनी है, कैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज़ करनी है। उसको पहले एजुकेशन पहले होगी, बलदियाती इलेक्शनों में पहले 2-4-5 दफ़ा उसको तरीके का पता चलेगा, तो ही जाके वो उसमें उसको वेयर अबाउट पता चलेगा। मुश्किल नहीं, मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप ये मशीन जो है आप बड़े शहरों में इंट्रोड्यूस कराएं पहले। आप जो उन्होंने बात की है बलूचिस्तान, लसबेला, सक्खर, ठाठा, जो भी जगह हैं वहाँ आप मत इंट्रोड्यूस कराएं, आप बड़े शहरों में। बड़े शहरों में तो क्योंकि आपका देखें ना, मोस्टली जो वोट है वो बड़े शहरों में है, और मोस्टली जो बड़े शहर में लोग, क्या आप चाहेंगे अजय साहब कि ये अपना इस तरह हो जाए कि जो बड़े शहर हैं वहाँ पे तो ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो ये तो उसमें ग्रेजुअली, मैं ये कहता हूँ ग्रेजुअली लेके आ रही है एकदम से। अगर पूरे जैसे कराची है, कराची में बहुत ज़्यादा सीटें हैं, 12 सीटें हैं। एक चीज़ जो समझ में आ रही है असगर साहब से, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो EVM मशीन है, अगर उसमें फिंगरप्रिंट है, जो जहाँ तक मैंने उसका जो चीज़ देखी है कि वो आपके देखना आपका डेटाबेस जो है वो नादरा के पास है, बिल्कुल। एवरी शनाख्ती कार्ड जो आपको इशू हुआ है उसके फिंगरप्रिंट्स नादरा के पास हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि उसमें आपने, मैं भी गया हूँ अपना बायोमेट्रिक, बैंक में जाएं आपका बायोमेट्रिक होता है, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कराएं आपका बायोमेट्रिक होता है, सारी बात है, जिसका शनाख्ती कार्ड है उसका वो, अगर वो चीज़ एक कामयाब वही वो डालेगा ना, तो उसको वोटिंग में आप क्यों नहीं अमल कर सकते हैं? बड़ा इजीली है, इतना मुश्किल नहीं है भाई। मोटरसाइकिल किसी ने ली है, चाहे वो लसबेला में ले, चाहे वो ठट्ठा में ले, उसको फिंगरप्रिंट देना है, उसका बायोमेट्रिक निकलना है, उसके बाद उसकी रजिस्ट्रेशन होगी। वो इसमें वोटिंग में 2 प्रोसेस है। ये जो बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन हुई है ये आपके लिए अर्थ है कि अभी 1-1.5 माह पहले से ही शुरू हुई है। पहले ये भी मैनुअल होता था, अब इन्होंने शुरू की है, वो भी बड़े शहरों में। अभी छोटे शहरों में मैनुअल तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप एक सिस्टम को, अगर आप टोटल एक सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं, अगर आप एकदम से एक सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं खराबी के। उसका तरीके का यही है कि जो भी नया सिस्टम लाया जाए उसको ग्रेजुअली लाया जाए, आहिस्ता आहिस्ता लाया जाए। असगर साहब का मसला ये है कि वो कह रहे हैं कि जी इसको 15 to 20 years भी लगे तो आप बेशक आराम से एक हल्का उठा लें, उसमें कर लें। देखें एक सिस्टम है, एक अवेलेबल है जिसमें 90+% प्रूफ है, ये चीज़ होनी चाहिए। अब आप ये देखना कि किस पार्टी इसको रिफ्यूज कर रही है और क्यों कर रही है, और कोई पार्टी जो इसको एक्सेप्ट कर रही है तो क्यों कर रही है। इस बार इसमें इसके बिहाइंड एक रीजन है। नहीं, इनका भी कहना सही है
कि हम एक रिज़ल्ट पे पहुँचे हैं कि हमारे पास दो तबके हैं, एक शहरी है और एक देहाती है, दूर जो भी है। शहरियों को तो हम इसमें बड़े इजीली प्रोसेस में ला सकते हैं। ये हमारे दोस्त 35 साल की ज़रूरत नहीं है हमें, हम 2 स्टेजेस में ये काम कर सकते हैं, कम से कम 2 स्टेजेस में तो करें। ये कहना ये ज़्यादा अच्छा है कि 2 स्टेजेस में मेरा कर लें। आपसे सवाल ये है कि अगर एक ईवीएम की चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है, आप लोगों ने तो उसको वोट करके बिल्कुल ही उड़ा दिया। आपकी पीडीएम की जो गवर्नमेंट इस वक्त आई है, उन्होंने तो नहीं, उनकी तो नियत है ना, उनकी तो 2 रीज़न है ना, एक चाहता है बेईमानी ना हो, एक कहता है बेईमानी हो। चलेगी कैसे? आप इंट्रोड्यूस तो करें। आप लोगों ने तो आके बिल्कुल ही उड़ा के रख दिया, नहीं जी इसको मशीन को ख़त्म करें। अच्छा, हमारा ये मशीन पे तो काफ़ी गुफ्तगू हो गई, इंशाल्लाह नेक्स्ट पे भी इसमें थोड़ा सा वो करेंगे, इसे इम्प्रूव करेंगे। अब हमारा है कि जो पार्टी फंडिंग है, जो आजकल केस भी है, ये फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग वगैरह वगैरह, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं लाते, हम इस चीज़ को लाते हैं कि पार्टियों में फंडिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए। अब फॉरेन फंडिंग हो या ये ममनुआ फंडिंग हो, पार्टी इसके बगैर इलेक्शन तो नहीं करा सकती। लोगों को इतना बड़ा खर्चा होता है हर इलेक्शन के अंदर, तो इनकी पीटीआई ने इंट्रोड्यूस करवाई है और बड़ी अच्छी करवाई है कि लोग अपना कोई $10 दे रहा है, $20 दे रहा है, कोई 100 दे रहा है, 200 दे रहा है, इस तरह करके वो एक उसका चल रहा है बड़ा अच्छा। जबकि बाकी दूसरी पार्टीज़ हैं, उनके पास तो ये वाली चीज़ है ही नहीं। उनका फंड कहाँ से आता है वो मैं पूछना चाहूँगा कि उनका फंड कहाँ से आता है। क्यों जी असगर साहब, जो ये कराते हैं नून लीग या पीपल्स पार्टी, इतने बड़े इलेक्शन जीते हैं, ये कब से हैं? इनका फंड कहाँ से आता है जब ये इलेक्शन होते हैं? देखिए जी, पॉलिटिकल पार्टी एक्ट के तहत तो हर पार्टी फंड रेज कर सकती है। उसके तरीक़ेकार दिए गए हैं उन्होंने कि किस किस तरह से फंड रेजिंग हो सकती है। उसमें यह है कि सबसे पहले तो पाकिस्तानी नेशनल होना ज़रूरी है। दूसरा ये है कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी से भी फंड मंगवा सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की गई हैं पॉलिटिकल पार्टी एक्ट के तहत। उसमें यह है कि कोई भी फॉरेन नेशनल और या कोई कंपनी, कॉरपोरेट या प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कोई भी फंड रेज पॉलिटिकल पार्टी को फंड नहीं दे सकती। और तीसरा ये है कि कुछ एनिमी कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान ने कुछ डिक्लेयर किए हुए एनिमीज़ कंट्रीज, जिसमें इंडिया है, इसराइल है, इस तरह के 2-3 मुल्क और हैं। उनसे आप दूसरा पॉलिटिकल पार्टी नहीं, सवाल ये वाला था ही नहीं। सवाल तो ये वाला है कि इनका तो हमें समझ आ गया पीटीआई का, वो तो चल रहा है केस, वो सारी खुल के बाद चीज़ें आ जाएंगी। जो सवाल मेरा दूसरा था कि ये जो नून लीग है या फजलुर रहमान की जो पार्टी है या पीपल्स पार्टी है, ये फंड कैसे रेस करती है? ये भी इनको भी डोनेशन आती है, फंड आती है, लोकली आते हैं इनको। इनकी भी जो हर साल गोशवारा देते हैं इलेक्शन कमीशन को, उसमें से मेंशन किया होता है कि हमारे साल इतने फंड आए हैं, ये हमने इसको खर्च किया है, ये जगह पे हमने इसको इस्तेमाल किया है, ये अकाउंट है, उसकी पूरी डिटेल देनी पड़ती है। और वो सारी पॉलिटिकल पार्टियों की फंड रेजिंग करती हैं। अच्छा, अब ये है कि उसमें जैसे मैंने पहले कहा कि इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शन है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर। जो आजकल झगड़ा भी चल रहा है, उसमें से बेसिकली यही झगड़ा चल रहा है जी कि आपने जो फंड रेज किए हैं वो लीगल तरीके से किए हैं, इलीगल तरीके से किए हैं। क्यों जी भाई साहब, मैं इसी सवाल को ना दूसरे तरीके से, आपको पीटीआई की तो सारी फंडिंग समझ आ गई कि इनका कैसे पैसे इकट्ठे हुए, जिसमें कुछ ऐसे भी हैं कि जो अभी तक वो सवालिया निशान है, हम छोड़ देते हैं इस चीज़ को। आप ये बताएं, जिन्होंने ये पीपल्स पार्टी ने या JUF क्या कहती है, वो कहती है हमें ना रैबी मदद आती है लीबिया से, सऊदी अरब से, ये वो लिहाजा हमें तो पूछा ही ना जाए, चल हम उनसे पूछते ही नहीं। लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग से तो हम पूछ रहे हैं ना कि आपकी फंडिंग जो सी है वो हमें दिखाएं तो सही कि कहाँ पे है, उनके आपने इलेक्शन लड़ा कैसे है। इनके पास मेरा नहीं ख्याल इसका कोई लेजिटिमेट जवाब है। बेसिकली देखें, फॉरेन फंडिंग, प्रोहिबिटेड फंडिंग, फॉरेन फंडिंग को आप लेते हैं कि जी कोई बाहर की गवर्नमेंट वो आपको ना देखें। एक इलेक्शन में जो आप पैसा लेते हैं तो वो आप अगर पीटीआई वाहिद पार्टी है जिसने
जिसके आपने जैसे बताया 100 रुपये से लिए, 200 रुपये से लिए, 50 से लिए, उनकी डायरेक्ट फंडिंग किसी भी कंपनी या किसी को, वो जब आप फंडिंग कंपनी या किसी चीज़ से लें तो आप ऑब्लाइज हो जाते हैं उनके लिए। बिल्कुल सही। लेकिन हम इसको इस तरह पूछ लेते हैं कि जैसे इनका तो आ गया, पीटीआई का तो पूरा फिगर हमें दे सर, दिया। हाँ, अब पीटीआई हम का पीपल्स बैंकिंग पार्टी का, चैनल्स के साथ नून लीग का या जेयूएफ का, वो हम कब देखेंगे? वो भी जमा कराना वो मैं कह रहा हूँ, उनके लिए भी, उनके खिलाफ भी केसेस दोनों के खिलाफ चल रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। तो इनका इकट्ठा क्यों नहीं है? इनका मैं बताता हूँ, इनका जो बेसिक था प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, वो अकबर एस अहमद साहब हैं, वो फाउंडर मेंबर हैं। उन्होंने केस फाइल किया था आज से 8 साल पहले। इन्होंने जो पीटीआई ने किया है, ये तकरीबन 2-2.5 साल पहले फ़र्क हकीब है मेरा के सेक्रेटरी जनरल, उनकी तरफ से इलेक्शन कमीशन में पिटीशन दायर हुई है कि जी आपने हमारी तो स्क्रूटनी कर दी है, ये पीपल पार्टी, ये नून लीग और जो दूसरी जमातें हैं, नहीं, मेरा उनकी भी जो किया जाए। क्वेश्चन है ना, क्योंकि हम हैं आम पब्लिक, हाँ, हमारा किसी सियासी जमात से कोई दूर दूर से भी ताल्लुक नहीं है। हम कहते हैं कि जो कोई इंसाफ हो वो सबके सामने हो। लेकिन मोमिन साहब, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी जो है उसका भी तो ऑर्डर है कि तीनों का इकट्ठा आना चाहिए। तो मेरा सवाल तो ये है कि इलेक्शन कमीशन बायस नहीं है। अगर आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन बायस नहीं है तो तीनों का इकट्ठा देगा। तीनों का इकट्ठा आना चाहिए। आपके पास कोर्ट ऑर्डर है, आप मुझे ये बताएं ना कि पीटीआई बैठी हुई चलें इनसे पूछ लेते हैं, आप मुझे पीटीआई क्यों नहीं जाती कोर्ट में जाके? उसका ये है कि उसका केस, क्योंकि स्टेजेस होते हैं हर केस के, उसका जो स्टेजेस उससे थे ना, वो वहाँ से उन्होंने ये किया था कि एक स्क्रूटनी कमेटी बनाई थी। वो स्क्रूटनी कमेटी को तकरीबन 2 साल लगे थे उसके जो ऑडिट करते हुए, जो जितने भी इसके फंड रेजिंग उन्होंने की है उसकी स्क्रूटनी करते हुए। अब वो स्क्रूटनी कमेटी ने रिपोर्ट बना के उसको इलेक्शन कमीशन को दे दी, उसने उस पर फैसला दे दिया। अब ये जो बकाया पॉलिटिकल पार्टी हैं, इनके केसेस स्क्रूटनी कमेटी नहीं, सवाल तो ये वाला तो है ही नहीं ना, ये तो आ रहा है। सवाल तो ये है कि आम आवाम को कैसे पता लगेगा कि ये 3 पार्टियों में फ़र्क क्या है। फंडिंग इकट्ठी करते हैं, उनको स्पेंड करते हैं, ये तीनों पार्टियों के पैसे कहाँ से आए हैं? एक पार्टी का हमें बता रहे हैं, जबकि हमें 2 पार्टियों का तो बता ही नहीं रहे। उसका केस चल रहा है, अभी तक उसका केस चल रहा है, उसकी स्टेजेस अभी कुछ कंप्लीट हैं, कुछ नहीं। हमारा तो फिर ये है कि सिंपल, क्यों जी मदद साहब, के तीनों का, चारों पार्टियों का या सारी पार्टियों का इकट्ठा आना चाहिए कि एक आना चाहिए? बिल्कुल इकट्ठा आना चाहिए। पब्लिक हैज़ द राइट टू नो कि अगर आए तो इकट्ठा आना चाहिए, कि पब्लिक को पता होना चाहिए। आपने एक पार्टी का कर दिया, लेकिन मुझे जो चीज़ मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि आपने तीनों का इकट्ठा नहीं, मेरे नॉलेज में, या हाई कोर्ट का किसी का था ऑर्डर, जब पीटीआई इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि तीनों का इकट्ठा आएगा। तो क्या ये कोर्ट की वो नहीं है, वायलेशन नहीं है? उसका मैं बताता हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था, उन्होंने पाबंद किया था कि विद इन 90 डेज के अंदर अंदर इसका फैसला करें। तीनों का नहीं, उसका ही पीटीआई वाला, तीनों का। वो उन्होंने कहा था कि नहीं जी, जो डबल मैन ने फैसला दिया था, उन्होंने कहा था कि 90 डेज का नहीं है, लेकिन एक्सपेडिशियस इसका फैसला किया जाए, जो उनका पीटीआई का था। बकाया ये है कि इन तीनों के होने चाहिए, पता चाहिए पब्लिक को। वैसे ये जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर जो हर साल गोशवारा पार्टियां देती हैं कि हमारे इतने फंड हैं, हमारे इतने एसेट्स हैं, वो आम बंदा चेक कर सकता है। ये जवाब बिल्कुल नहीं है। जवाब ऐसा होना चाहिए कि आम पब्लिक के लिए जवाब बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए कि जब एक आदमी जब वोट देता है तो वो चॉइस करता है मैं कौन सी पार्टी को वोट दूँ, ठीक है? वो कैसे गैस करेगा कि एक पार्टी तो आपने निकाल के दे दी कि बेईमान है, 2 पार्टियां आपने गायब कर दी, कि 2 पार्टियों को, 3 पार्टियों को हम कैसे वो असेस करेंगे कि ये बहुत अच्छी हैं? उसका जवाब मेरे पास उसका जवाब आप साहब वो ये है कि आपकी जो इलेक्शन कमीशन है वो बायस है। इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि इलेक्शन कमीशन बायस है। जवाब इकट्ठा आना चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं? सबसे इकट्ठा आना चाहिए, और वो नहीं दे रहे हैं, उसकी बिहाइंड रीजन है। क्योंकि फिर इसका तो ये मतलब होगा कि जो आम जनरल पब्लिक है, जिसका किसी सियासी जमात से, किसी दूर दूर से किसी का कोई ताल्लुक नहीं है, वो कैसे गैस करेगी? वो तो यही कहेगी कि ये बेईमान है तो इसको। मैं आपको बता दूं, उसका गैसिंग ऐसी होगी कि ये चीज़ इनको उल्टी पड़ेगी, क्योंकि पीटीआई की फंडिंग सब डिक्लेयर अब आपके सामने आ गई। आपको एक एक नाम भी दिया गया, और बल्कि ओवरसीज तो कई आ रहे हैं। इनसे असगर साहब से मैं ये सवाल पूछता हूँ कि मैं अगर ओवरसीज हूँ, मैंने पैसे भेजे हैं पीटीआई को, इन्होंने मेरा नाम उसमें डाल दिया कि जी ये तो गड़बड़ेगी, लेकिन मैं वही पैसे अगर असगर साहब को भेज दूँ इनके अकाउंट में और इनको कहूँ कि यार आप ये आगे पीटीआई को दे दें, तो वो लीगल हो जाएगी।
नहीं इसमें नहीं है। नहीं आप मुझे एक सवाल का जवाब दें कि मैं डायरेक्ट पीटीआई को डायरेक्ट मैं डायरेक्ट पीटीआई को बैंकिंग फंड से भेज रहा हूँ, वो जो है वो आपने डिक्लेयर कर दी इलीगल, प्रोहिबिटेड, नॉट इलीगल, प्रोहिबिटेड कर दी, ममनुआ। लेकिन मैं अगर वही पैसे मुबीन साहब के अकाउंट में भेज दूं और मुबीन साहब को कहूं कि ये आप प्लीज़ पीटीआई को दे दें, तो चूंकि मुबीन साहब जो हैं वो पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, तो इनसे फंडिंग वहाँ जाएगी तो वो लीगल हो जाएगी। तो ये इसका तो फिर ये होगा ना कि जो नेक्स्ट है मैंने बोल दिया, तो जो मैं अब देखिए डायरेक्ट भेज रहा हूँ बैंकिंग चैनल से, उसमें आपके लिए ना उसमें ये है कि यहाँ तो आप पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट उसमें अमेंडमेंट करवानी चाहिए, उसमें इस चीज से मैं इनसे एग्री करता हूं। इसमें ये है ना, देखिए ये मामला सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आ रहा है। उसमें सबसे बेहतर ये था जैसे आपने कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, ये पॉलिटिकल जो फंड रेजिंग का, इसमें तमाम ये जो एक्ट हैं आज से कोई 30, 40, 50 साल पहले के एक्ट हैं। अब ये है कि जो लेटेस्ट रिक्वायरमेंट आ गई है, अब जो फंड रेजिंग पहले आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले तो जो फॉरेन फंड रेजिंग नहीं होती थी पॉलिटिकल पार्टी की, अब होनी शुरू हो गई हैं। पहले ये था कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, अब आना शुरू हो गया। उसके लिए आपको बजाय इसके कि एक पॉलिटिकल पार्टी के जी कि नहीं मैंने ये इम्प्लीमेंट करना है, हर सूरत में करना है, मुझे जो सा ना बकाया मैंने किसी से नहीं पूछना, आप एकदम से इसको इम्प्लीमेंट कर दें। उसके लिए क्या ये बेहतर नहीं है कि आप सारी पॉलिटिकल पार्टी को बिठाएं से कि भाई जी ये लेटेस्ट जो आ गया तरीक़ेकार आ गया है इलेक्ट्रॉनिक मशीन का, नतीजा ये निकला है कि तो जो उसमें आप पूरी बैठ के आपस में एक डिसाइड कर लें, इसमें जो 40-50 साल से 200 साल से चल रही हैं उसमें कोई चीज़ों की तब्दीली नहीं की गई। तब्दीली होनी ज़रूरी थी, दुनिया तरक्की कर चुकी हुई है, हमने तरक्की नहीं की। हमें चाहिए ख़वातीन व ज़रात, हमें चाहिए कि हम दुनिया तरक्की कर चुकी हुई है, नो डाउट। हम बहुत पीछे हैं, कोई कहता है 100 साल पीछे है, 200 साल पीछे, हो सकता है इससे भी ज़्यादा पीछे हो। हमें बहुत तेज़ी से, जब तक आप आवाम को इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जब तक आपके पास कोई इसका सलूशन नहीं मिलना। हम अगली केस जो सी इंशाल्लाह ताला जल्दी